Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is प्रवीण गुप्ता. हम एस सी वर्मा के फर्स्ट पार्ट जो कि क्लास 11 की फिजिक्स है उसके सॉल्यूशंस देख रहे हैं. चैप्टर सेकंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे और इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड एक ही शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फर्स्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है. क्वेश्चन क्या कहता है? ए वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल. किसी भी एंगल से जब रोटेट करें तो चेंज नहीं होगा. इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर. इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर. देखो भाई, रोटेट करेंगे, एक क्वेश्चन उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी था, उसमें भी हमने डिस्कस किया है. तो 360 और उसके मल्टीपल के अलावा कोई एंगल से रोटेट करते हैं हम तो वो चेंज हो जाता है. तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया. फिर कहते हैं इट इज मल्टीप्लाई बाय द आर्बिट्रेरी स्केलर. किसी स्केलर क्वांटिटी से कर देंगे आप तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा उसका, है ना. माइनस किसी स्केलर से कर देंगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो भी गलत है. इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. अब डी वाला रहता है कि इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ. यस, इट इज करेक्ट. कैसे देखते हैं? मान लो ये वेक्टर है और अपने ही पैरेलल इसको मैं स्लाइड करूं इन दो लाइंस के बीच के अंदर, तो क्या लगता है आपको? क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है इसकी? नहीं, वो का वही रह रहा है ना. तो वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा, है ना. इसलिए ध्यान रहे कि वेक्टर को अपने पैरेलल यानी कि अपने ही पैरेलल इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ जब हम इसको स्लाइड करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर. क्यों? क्योंकि न तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, न ही डायरेक्शन वेक्टर की चेंज होती है, वो की वही रहती है. क्लियर? इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी है. वेक्टर वही बना रहता है. क्लियर? तो सेकंड पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ये चार सेट आपको दे रखे हैं, इनमें से थ्री वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं ये चारों सेट्स. तो कौन सा सेट है जो कि एडअप करने पर जीरो रिजल्टेंट दे देगा? जब भी हम तीन वेक्टर को साइक्लिक ऑर्डर में ऐड ऑन करते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में ऐड ऑन करते हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को शो करना चाहिए. ए बी में ऐड किया, मेरा ये आर आ जाता है हमारे पास में. आर को हम साइक्लिक ऑर्डर में ले लें तीसरा. तो होता क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो जो इसकी साइड्स हैं इनका जो सम है, दो साइड का जो सम है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड्स का, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड वेक्टर. या तो इक्वल होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए दो साइड का. तो एक एक को चेक करते हैं अपन. ठीक है, ए ऑप्शन को चेक करते हैं. तो देखिए 2 + 4 ये 6 आया. अब ये 6 तो देखो भाई बड़ा नहीं है, इक्वल का तो सवाल ही नहीं है 8 से, तो ये तो गलत हो गया. अब भी ऑप्शन है ये, दो साइड का सम या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से. बी पे देखिए 4 + 8 कितना हो गया? 12. क्या थर्ड साइड से बड़ा है क्या ये? नहीं, इक्वल तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, है ना. सी पर आ जाइए. सी सी क्या है? 1 + 2 ये 3. बची हुई तीसरी साइड क्या है? 1. हाँ, उससे बड़ा है, तो ये पॉसिबल है. डी को भी चेक करेंगे. दो साइड 0.15 + 1 यानी 1.5. क्या ये 2 से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर, है ना. तो ये चेक करने का एक तरीका है कि एक ट्रायंगल की साइक्लिक ऑर्डर के अंदर हम उन वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, दो साइड का जो सम है वो तीसरी से बड़ा हो या इक्वल हो. ठीक है, तो फिर उनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है. तभी हम उसको साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर पाएंगे दूसरे वे में, ये मतलब है इस बात का. क्लियर?
क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या कहता है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए और बीटा बी के साथ में। तो इन चार में से कौन सा करेक्ट होगा? रिजल्टेंट वेक्टर गिवन दो जो वेक्टर्स होते हैं ए बी, उनके साथ में जो एंगल बना रहा है, उन एंगल में क्या रिलेशन हमारे पास में होता है। तो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं, डायग्राम से इलस्ट्रेट करते हैं। मान लीजिए ये ए, सबसे पहले लेके चलते हैं इक्वल हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास होगा। मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या रिजल्टेंट बिल्कुल बाइसेक्टर से पास नहीं होगा? बाइसेक्टर से पास होगा। इसका मतलब हो गया कि ए और बी से रिजल्टेंट जो है वो इक्वल एंगल बनाएगा। ये सुनो, ये एंगल अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे और दोनों के दोनों थीटा, मैं कह दूं थोड़ी देर, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? थीटा होंगे, इक्वल होंगे। हाँ या ना? ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे अगर ए और बी आपस में बराबर हो। क्लियर है? अब किसी एक साइड को मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है, ए को मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो क्या लगता है अब बाइसेक्टर से पास होगा? नहीं। पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो एक ही तरफ ज्यादा झुक जाएगा। यस और नो? ये अल्फा, ये बीटा, यस और नो? तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है मोर बेंड टुवर्ड्स द लार्जर मैग्नीट्यूड के वेक्टर की तरफ, यानी रिजल्टेंट ऑफ ए और बी का बेंड टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ द लार्जर मैग्नीट्यूड, जिसका भी लार्जर मैग्नीट्यूड होगा उसकी तरफ झुक जाता है। झुक गया तो पहले तो बराबर था, अगर ये ए की तरफ ज्यादा झुक गया तो अल्फा छोटा हो गया ना? ये सो नो? अल्फा छोटा हो गया ना? अल्फा छोटा हो गया बीटा से। कब? जबकि ए इज मोर देन बी। क्लियर है क्या? ये कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी इज द करेक्ट चॉइस। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी इज द करेक्ट चॉइस। समझ में आ गया बात? फोर्थ क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज always less than the magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, none of these। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर करना होगा कि देखिए कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं, तो स्केलर कंपोनेंट होता है और एक वेक्टर कंपोनेंट होता है। तो इसको क्लियरली डिस्क्राइब करना होगा हम क्वेश्चन को। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज नॉट ऑलवेज लेस, ग्रेटर, इक्वल देन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, समझ रहे बात को? तो वेक्टर से उसका लेना देना ही नहीं है, तो ये तो नॉट ऑलवेज होगा। पहले तो ना तो लेस कहेंगे, ना इक्वल कहेंगे, ना ग्रेटर। आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है और यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है। मैग्नीट्यूड तो स्केलर क्वांटिटी होगी, तो उसमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, है ना? इसको सही करना है ना, क्वेश्चन को ऑफकोर्स क्वेश्चन चेंज होगा उसके इसमें। तो मोर एक्यूरेटली बात करें तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कंपोनेंट उस वेक्टर का जो होगा वो जो क्या होता है? शेड होता है बेसिकली। जैसे मान लो ये है हमारा, फाइन, ऐसा बनाया अपन। अब इसके कंपोनेंट की बात करें, ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, ए वाई क्या होगा? ए साइन थीटा। क्लियर है ये वाली बात? अब जो कॉस थीटा और साइन थीटा होता है, चाहे मैं कॉस थीटा की बात करूं और साइन थीटा की बात करूं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मैं थोड़ी देर के लिए कह दूं 1 से कम ही होगा, ये तो या तो इक्वल होगा या लेसर होगा। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वेक्टर के, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर की बात करो ना, हाँ, तो ये कंपोनेंट जो ए एक्स है और ए वाई है, या तो ए के इक्वल होंगे या इनसे लेसर होंगे, कभी भी बड़ा नहीं होगा। ये सुनना अगर इसको सही करना है तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। इस केस में नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है एवरीबॉडी? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? ए वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, जेड प्लस जेड डायरेक्शन कह देते हैं अपन। बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। द वेक्टर प्रोडक्ट
ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये पूछा है। पहले तो हम डायरेक्शन को असाइन कर लेते हैं, इसका आंसर होगा ए। कैसे होगा वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट एंड साउथ पेपर पे हम ऐसा डिजाइन करते हैं। अब इनको आई जे के से रिप्रेजेंट कर लें तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। ईस्ट ये प्लस एक्स डायरेक्शन कह दिया हमने, वेस्ट को माइनस एक्स डायरेक्शन कह देते हैं, नॉर्थ को प्लस वाई और साउथ को कह देते हैं माइनस का जे, यानी माइनस वाई डायरेक्शन। क्लियर है। और वर्टिकली अपवर्ड प्लस जेड डायरेक्शन हो गई, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया माइनस जेड डायरेक्शन। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको इजीली करने का तरीका बताते हैं, कैसे करेंगे। आपसे यहां पर बोला गया है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। ए डायरेक्शन क्या बोला था, वर्टिकली अपवर्ड, यानी के कैप कह दो, ठीक है। बी बोला है आपको टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ तो जे कैप हो गया बी। क्लियर। ये हो गया ए बी के कैप क्रॉस जे कैप, जे क्रॉस के तो आई कैप होता है, लेकिन के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई कैप। अब माइनस आई कैप कौन सी डायरेक्शन नजर आ रही है, क्या वेस्ट है क्या, तो हम क्या कहेंगे टुवर्ड्स वेस्ट। डायरेक्शन बताना हमको, तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर से दी जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का मतलब वेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है। तो हमेशा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से कीजिए आईजेके में लेकर। क्लियर हो गया कैसे टेकल कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने है कि किसी सर्कल की रेडियस मेजर की जाती है 2.12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया को कैसा लिखा जाएगा, है ना। ये बेसिकली क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर का। तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स होते हैं, पहले उसको देख ले अपन कॉन्सेप्ट क्या है। यानी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का एक रूल चलता है। पहले तो आप सिंपली नॉर्मल वे के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में राउंड ऑफ कीजिए आंसर को। वीकेस्ट लिंक यानी नंबर ऑफ हैविंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। फिलहाल एक ही मेजरमेंट है, कितने फिगर हैं इसमें सिग्निफिकेंट, 3, 2 1 2 3 फिगर है, तो हमारा एरिया ऑफ द सर्कल भी 3 फिगर में ही आना चाहिए। सबसे पहला काम है आप नॉर्मल मैनर के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। 2 1 2 को पहले कर लेते हैं। अब 3.14 से करके देखो एक बार। आप जब भी आप क्वेश्चंस करें फिजिक्स में तो कॉपी पेन लेकर बैठें, पॉज कर दिया करो वीडियो, खुद किया करो बीच में स्टेप्स को, जिससे ही कॉन्फिडेंस आता है। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे फिगर आपके पास आ रहे हैं, चेक कर लो आ रहे हैं। अब आप इस रूल को लगाओ, राउंड ऑफ करना है इस आंसर को वीकेस्ट लिंक। अभी फिलहाल एक ही मेजरमेंट है जिसमें 3 है, तो आपको केवल 3 फिगर में इसको करना है राउंड ऑफ। तो केवल 14.1 बचेगा, बाकी तो हटाने पड़ेंगे हमको, क्योंकि ये तो 5 से छोटा है नेक्स्ट वन। तो क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो रेडियस ऑफ द सर्कल है उसमें 3 है, दोबारा बता रहे हैं। तो आपका आंसर जो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या बोलेंगे आप, 14.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका चारों में से कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्टिव सेकंड वाले चलते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें देखने जा रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सिचुएशन पे विचार कीजिए जो कि डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस और उनके डिफरेंट ओरिएंटेशन पर बेस्ड है। फिर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस। एक्सेस को चेंज कर लें और ओरिएंटेशन शिफ्ट कर दें, रिवॉल्व कर दें हम उनको। तो कौन सी चीजें जो चेंज, विच डू नॉट डिपेंड, कौन सी चीजें जो डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ए है वैल्यू ऑफ द स्केलर, बी है कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, सोचते चलो, सी है वेक्टर,
एंड द डी है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना। एक एक चीज को डिस्कस करते, ए ऑप्शन पर विचार करो। वैल्यू ऑफ द स्केलर, स्केलर क्वांटिटी जैसे मास है, टेम्परेचर है, टाइम है, इनका एक्सेस से कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये तो एक्सेस के ओरिएंटेशन से मतलब नहीं रखेगा, डिपेंड नहीं करेगा, तो ए तो होगा। अब वेक्टर की बात हो रही है, कंपोनेंट वेक्टर, तो इसको डायग्राम से समझते हैं, पहले इलस्ट्रेट करते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर है और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर लूँ, मैंने आगे ट्रांसलेटिव मोशन कर दिया, तो क्या लगा आपको, क्या वेक्टर में क्या चेंज हुआ है यहाँ पर, ये मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सेस, है ना, इसको ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है, तो क्या इसमें इस क्या चेंज हुए, बोलो वेक्टर में चेंज आया क्या कुछ। अब मैं जैसे सपोज ये है और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस में है, मैं इसको रोटेट कर दूं, कोऑर्डिनेट एक्सेस को किसी एंगल से मैंने रोटेट कर दिया, तो वेक्टर दो चीजों से दिया जाता है भाई, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। तो दोनों केसेस में आपको हमने इलस्ट्रेट करके दिखाया, न तो इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, ना डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो न वेक्टर चेंज हो रहा है, तो सी भी नहीं चेंज हो रहा है आपका। अनडाउटली कंपोनेंट इसके चेंज होने हैं, कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, कंपोनेंट का मतलब आप इस पे प्रोजेक्शंस डालेंगे तो उसकी लेंथ ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगी, इस पे परपेंडिकुलर जब मैं डालूंगा, आप इस पे डालेंगे तो कुछ और होगा, आप देख सकते हैं, इस पे डालेंगे तो कुछ और आएगा, ये सुन चेंज हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट तो इनके चेंज हो जाने वाले हैं, क्लियर है वाली बात। इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो आप देख सकते हैं ये कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं ऐसे, तो इनके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, वेक्टर में चेंज नहीं आएगा। अब डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, जो लेंथ चेंज ही नहीं हो रही है, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर के लेंथ में थोड़ी चेंज हो रहा है कुछ नहीं ना, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर आपका बी के अलावा सारे करेक्ट हो जाएंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ए भी ठीक है आपका, सी भी ठीक है और डी भी ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, केवल कंपोनेंट चल रहे हैं। सेकंड लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन कि दो वेक्टर a प्लस बी का सम है c, फिर चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और ध्यान दीजिए केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि इनके रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर से ऑलवेज, ध्यान रखना वर्डिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, ऑलवेज जैसे, है ना, तो इनको पढ़ना है आपको। फिर पॉसिबल, इन वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ऑलवेज, तो क्वेश्चन का आंसर इसी के हिसाब से कहेंगे आप, नेवर। तो इसके लिए समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो वेक्टर ए और बी मान लेते हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर मेरे पास ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 4, इसके अपोजिट एक वेक्टर मान लिया मैंने समझाने के लिए कि मान लो बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है, ये काफी है हमारे लिए बात। अब इनका रिजल्टेंट सी में निकालूंगा, चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो तो होगा 4 - 3, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 हो गया। अब ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, क्या सी जो 1 आया है क्या 4 से बड़ा है क्या, गलत बात है, तो फर्स्ट तो नहीं होगा, क्लियर। बी वाला देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव सी इज लेसर देन ए और सी इज लेसर देन बी, यस। आप देखिए 1 3 से भी छोटा है और 1 4 से भी छोटा है, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, इट इज करेक्ट। अब सी ऑप्शन पे आ जाइए, सी ऑप्शन क्या कहता है हमारा, सी ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी के बराबर है क्या सी, कहाँ है, सी तो 1 है, ऑलवेज को चेक करना है मुझे, सी तो 1 आया मेरा, और क्या वो 4 + 3 के बराबर है क्या, नहीं है ना, 1 इज नॉट इक्वल टू 4 + 3, तो ये सी भी गलत हो गया है मेरा, अब सी नेवर, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो इक्वल हो जाए, यस हो जाएगा, जब दोनों वेक्टर ए और बी जैसे यही लिया है हमने, और दोनों एक डायरेक्शन में आ जाएं,
इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका 3 है, तो C क्या हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, जो कि A + B के बराबर हो गया। तो ये नेवर कह रहा है इसलिए गलत है, ये पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी चॉइस करेक्ट हो गया, B इज द करेक्ट आंसर। यस और नो, क्लियर हो गया क्वेश्चन। थर्ड में आइए, लेट द एंगल बिटवीन द नॉन जीरो वेक्टर्स, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल बोला है 120 डिग्री है और रिजल्टेंट है C। तो जब भी नहीं दे रखा है तो आप ये सबसे पहले इनके सम का A और B वेक्टर सम का रिजल्टेंट C है, उसको कंपेयर करना है इनके सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड से, इनके माइनस के मैग्नीट्यूड से, कि बराबर होगा, ग्रेटर होगा। मस्ट पर ध्यान देना, मे पे ध्यान देना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले C है हमारा A + B, क्लियर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, A² + B² 2AB cos थीटा। अब क्या कहते हैं, ये थीटा को ले लो 120 डिग्री, ले लें 120, और 120 कितना होता है भाई, 120 कितना होता है, -1/2। तो ये 2 से 2 कट होगा तो ये माइनस का AB cos थीटा, माइनस ए cos थीटा की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का AB रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, यस। 2 से ये 2 कट हो गया तो माइनस रह गया आपके पास में। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं आप A - B वाले पर, कि मान लो A और B का जो रिजल्टेंट है वो R कह दिया मैंने। R किससे दिया जाता है, R का मतलब यहाँ पर A वेक्टर - B वेक्टर का मॉडुलस, उसको हम ऐसे देते हैं। थीटा हमारा 120 है, इसको भूलना नहीं है, जिसकी वैल्यू मेरे को रखना है -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और A+ हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास में ये क्या आएगा, प्लस का AB आ जाएगा रूट के अंदर। अब आप खुद से देख सकते हो कौन सा बड़ा है भाई, कि ये जो आया है हमारा, ये चीज़ इससे बड़ी है, बड़ी है नहीं। और ये क्या था, क्या ये C था हमारा, यस। तो C से बड़ा होगा, ये C से बड़ा होगा, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, है ना। C से बड़ा होगा तो C मस्ट बी लेस देन A मॉडुलस ऑफ वेक्टर A - B। क्लियर हो गई ये वाली बात। फोर्थ क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द सेवरल वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनके रिजल्टेंट का x कंपोनेंट पर अपन को विचार करना, ठीक है। फिर ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इज इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स, हर वेक्टर के x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। एक एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे, पहले एक को चेक कर लेते हैं। ए करेक्ट है आपका, क्यों करेक्ट है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे बात क्लियर हो जाए। कि मान लीजिए ए वेक्टर ये है मेरा, बी है bxi कैप प्लस byj कैप, ठीक है। अब मैं इनका सम लेता हूं r a + b, तो क्या वो ये आएगा, चेक करते चलो, यस। अब एक्स एक्स कंपोनेंट एक साथ ले लेते हैं हम, वाई वाई एक साथ और जेड जेड एक साथ। आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जेड कैप, क्योंकि मेरे को लेना है एक्स कंपोनेंट और रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का भी मेरे को कंपोनेंट लेना है, इसलिए ऐसा लिखा है मैंने एक्सप्लेन करने के लिए। हर कंपोनेंट को अब आई जे के कोफिशिएंट का हम यहाँ दोनों तरफ कंपैरिजन कर लें कि आर एक्स की वैल्यू क्या ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर नहीं हुई, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या, कि x component of the resultant, x component resultant is equal to sum of x component of the vectors, yes। इसी तरीके से y होता तो y के भी बराबर होता है, z तो z के बराबर होता है। a तो आपका करेक्ट है, क्लियर हो गया। अब b की बात कर लेते हैं। b कहता है मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यस इट मे पॉसिबल, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे लाइक दिस। तो उस केस में जैसे मान लीजिए ये 4 मैग्नीट्यूड का है और ये 3 मैग्नीट्यूड का है ना। तो ये बी वाला क्या कह रहा है कि सम ऑफ, तो
सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इसका 7 हुआ, तो इस रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो उसका x कंपोनेंट तो ऑफ कोर्स जो होगा वो छोटा होगा, आर एक्स कह देता हूँ, क्लियर है ना, ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, केवल x कंपोनेंट। अब c की बात कर लेते हैं, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है कि किसी भी एक वेक्टर की यदि मैं बात करता हूं तो इसका जो एक x कंपोनेंट है वो तो खुद वेक्टर से ही छोटा होता है, आप देख सकते हो। तो जब मैं rx की बात करूंगा तो उसमें आएगा rx का मतलब हो गया ax bx। तो आपको क्या लगता है ये बड़ा होगा क्या? नहीं, मे बी ग्रेटर कह रहा है, नहीं ये स्मॉलर ही होगा a प्लस बी से। तो सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ये कह रहा है ना, ये हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। अब मे बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ ये पॉसिबल है। वेक्टर आपका मान लो एक्स डायरेक्शन में ही है दोनों, ये दोनों एक्स डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये मान लो 4 है, ये 3 है, और एक्स डायरेक्शन में ही है, तो एक्स कंपोनेंट इसका रिजल्टेंट कितना हुआ 7, और एक्स कंपोनेंट भी कितना हुआ 7 ही कहलाएगा। मे बी, यस इट मे बी, तो ये करेक्ट है आपका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा, ए बी डी एक्सेप्ट सी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए बी, क्या ग्रेटर देन ए बी होगा, क्या इक्वल टू ए बी होगा, या लेसर देन या इक्वल टू 0 होगा। तो पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, क्या ए बी साइन थीटा होता है, यस। फिर गौर करो, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं होती है, 1 या 1 से लेस होगी, 0 भी हो सकती है, ठीक बात है। तो इस स्टोरी से क्या जाहिर होता है कि आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट तो हमेशा ए बी के बराबर या उससे छोटा होगा, यस और नो। क्या बोलोगे आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर मे बी इक्वल हो सकता है और लेस हो सकता है, इट में ऑल्सो भी 0। जीरो कब, जब थीटा 0 हो जाएगा तो ऑफकोर्स 0 कर देगा ये इसको। क्लियर है क्या? तो आप आंसर क्या बोलोगे, ये वाली बात गलत है आपकी। क्या ग्रेटर हो सकता है, नहीं, साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से छोटी होती है। तो बी में बी किसी पॉसिबल है ना, तो उसका जवाब दे रहे हैं मे बी का, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चंस। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव सारे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।